अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 31 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ वन का। बातें मत करें बेटा, मैंने क्लास से बाहर निकाल देना ये 2-3 बच्चों को। रिक्वायरमेंट, मैंने अपने लिए ये रिक्वायरमेंट ऐड कर ली, वैसे आपके लिए भी करनी थी, भूल गया रिक्वायरमेंट ऐड करना। टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। एनीवेज सुने, अपने लिए मैंने ये रिक्वायरमेंट ऐड कर ली, मैं टोटल कॉलम नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आपके लिए भी करनी थी पर भूल गया था, कोई बात नहीं, आपने बना लिया, खैर नहीं बना नंबर कटेंगे। अच्छा सुने, प्रिपेयर नोट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अलॉन्ग विद कंपैरेटिव टू बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17। बाद में सॉरी आमिर भाई जी, 31 दिसंबर 17 का नोट बनाना है अलॉन्ग विद कंपैरेटिव। तो 17 का कंपैरेटिव 15 होता है, 14 होता है, 19 होता है, 18। मुझे तजर्बा हुआ था आपकी क्लास में से, गाले मैंने एक बच्चा था या पिछली क्लास में से था, जब हमने वो आई कैप वाले पास पेपर को टेस्ट में किया था, ठीक है। वो क्या नाम, टिंकू लिमिटेड, वो टिंकू नाम था ना उसका। उसमें 21 का नोट बनाना था, कंपैरेटिव में 7 बनाना था, तो वो 20 और 21 का नोट बनता था। उस बच्चे ने कहा जी मैंने तो 16 17 18 17 18 19 20 21 5 साल का बना दिया, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था कंपैरेटिव बनाया। उसके ध्यान में ये होगा ना, 17 का कंपैरेटिव 16 है तो फिर 16 कंपैरेटिव 15 है, 15 कंपैरेटिव 14 है, जहां तक वो जा सका वो चला गया। ऐसे नहीं होता, ठीक है। 31 नंबर 17 का नोट मांगा है तो बस एक साल उससे पिछला वाला वो उसका कंपैरेटिव होगा 16 वाला, ठीक है। अच्छा, नोट बनाना है, एक नजर सवाल को क्विकली देख लेते हैं ताकि नोट बनाते हुए फॉर्मेट के अंदर कोई चीज रह ना जाए हमसे, ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑफ ओमेगा लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी। ये अच्छा सवाल है। ये काफी सवाल टेस्ट के अंदर मेरे बदल गए, लेकिन ये सवाल पिछली 3 टाइम से मैं लाजमी टेस्ट में देता हूँ, क्योंकि ये सवाल बहुत खूबसूरत सवाल है। इस सवाल के अंदर दिमाग का अंज अंज खुल जाता है। इस नोट के अंदर मैक्सिमम चीज है ना, रिवैल्यूएशन भी और रिवैल्यूएशन डिस्पोजल भी है, और है भी 1.5 साल बाद, जबकि हमने सारे सवालों में सीखा था जिस साल रिवैल्यू होगा उसी साल डिस्पोज भी हो गया। साल के शुरू में रिवैल्यू, साल के दरमियान में डिस्पोज, ऐसा तो यहाँ पे था नहीं, तो इसलिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा सुने, ओपनिंग बैलेंसेस नहीं गिवन, बल्कि डेट ऑफ परचेज दे दी उसने और कॉस्ट दे दी है। डेट ऑफ परचेज दे दी और कॉस्ट दे दी है, लाइफ दे दी है, मेथड और मॉडल सब्सिक्वेंटली बता दिया कौन सा यूज करना है, ठीक है। हमने 31 दिसंबर 17 के साल का नोट बनाना है और 16 का भी बनाना है, तो फिर मैक्सिमम यकम जनवरी 16 से स्टार्ट करना है ओपनिंग से, लेकिन हम उसको निकालेंगे, आपको पता है 31 में 15 पे खड़े होकर, पर ओपनिंग आज गिवन नहीं है ना, इस वजह से निकालने पड़ेंगे। ये 3-4 सवाल हमने देखे, 3-4 सवाल हमने देखे, पास पेपर के क्वेश्चन बैंक किया, फैम वाला, कार्ली वाला, होम पहले टेस्ट वाला पास पेपर का एक अलग सवाल देखा, उन सब के अंदर उसने ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए थे। यहाँ पे थोड़ी मुसीबत ये थी कि ओपनिंग बैलेंसेस गिवन नहीं थे, पर हमने तो निकालना सीखा हुआ था, हमने सवाल नोट बनाना सीखे थे, मुश्किल मुश्किल के एल यू एल इस तरह के सवालों के बड़ी प्रैक्टिस की थी हमने, इसी दिन के लिए तो प्रैक्टिस कर, ठीक है। एनीवेज ओपनिंग बैलेंसेस नहीं गिवन है, डेट ऑफ परचेज गिवन है, कॉस्ट गिवन है, ओपनिंग निकाल लेंगे, ओके। नेक्स्ट है प्लांट। प्लांट के बारे में कहता है, प्लांट के बारे में क्या कहता है जी, ऑन 31 दिसंबर 16 रिकवरेबल अमाउंट ऑफ प्लांट वाज असेस्ड एट 360। हाँ भाई, आपको मैंने कहा था कि वैसे तो इंपेयरमेंट टेस्ट सिर्फ तब लगाते हैं जब कोई इंडिकेशन हो कि एसेट इंपेयर तो नहीं हो गया, ठीक है। लेकिन आपके लिए सवालों में मैंने कहा था यही इंडिकेशन काफी है। आपके लिए मैंने कहा था कि अगर सवाल में आपको रिकवरेबल अमाउंट नजर आ जाए तो आपने उसको, भाई ये ना आज के बाद जो इस टाइम पे आएगा मैंने दरवाजा लॉक कर देना है, ठीक है। आप लोगों की क्लास के शुरू होने का टाइम है 25 मिनट, 9:25 के बाद जो आएगा दरवाजा बंद कर दें। 9:25 के बाद जो आएगा 30 तक आ गए तो आगे, 30 तक जो नहीं आएगा मैं उसको क्लास में बैठने नहीं दूंगा, मैं लॉक लगा दूंगा, ठीक है जी। और दूसरी बात भाई, ये साथ साथ होकर बैठेंगे, रोज का काम ना हो, कंडक्टर नहीं बनाना मुझे, ठीक है ना। भाइयों और बाजी सीटें बना के बैठा करें, ठीक है, आने वाले बच्चों के लिए साथ साथ होकर बैठे, ये रोज की रूटीन। पॉज पॉज करें जरा। अच्छा जी, तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि वैसे तो इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ तब निकालना है जब इंपेयरमेंट टेस्टिंग में रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो, और इंपेयरमेंट टेस्टिंग सिर्फ तब करनी है जब कोई इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट हो, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। ये भी बताया था आपको कि सवालों की हद तक ना, अगर सवाल में कभी रिकवरेबल अमाउंट दे दे तो आप इंपेयरमेंट टेस्ट लगा लेना। ये आपके आपके सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंडिकेशन क्या है, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने का इंडिकेशन क्या है, रिकवरेबल अमाउंट का सवाल में आ जाना, ठीक है ना। तो ये एक इंडिकेटर है आपके लिए कि आपने इंपेयरमेंट टेस्ट से एसेट को गुजारना है। बहरहाल 31 दिसंबर 16 पर हम प्लांट को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे, उसकी वजह क्या है, रिकवरेबल अमाउंट सवाल में उसने दे दी है। अच्छा जी, और तो और हो चेंज हो गया है डेप्रिसिएशन मेथड 17 में, ये एक अलग मुसीबत आ गई, ठीक है जी। तो इसको बाद में देखेंगे जब बारी आएगी। अच्छा जी, तो भाई ये है प्लांट के बारे में कहानी, लेकिन प्लांट के बारे में एक तसल्ली है कि वो कॉस्ट मॉडल पे है, ठीक है। तो ये प्लांट की टोटल कहानी है, ठीक है। इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजरेगा, इंपेयरमेंट लॉस आ सकता है, और दूसरा चेंज इन एस्टीमेट होगा। यानी कि नोट हमने इस तरह का बनाना है, पिछली क्लास में ओपन किया था, इस तरह का नोट बनाना है, इस तरह का नोट, इस तरह का नोट मतलब जिसमें ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का सेक्शन भी होगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सेक्शन भी होगा, और अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट का सेक्शन भी होगा, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी आज तशरीफ लाए हैं इस क्लास में, हाथ खड़ा करें। हाँ, ये ना ये एक हफ्ते के अंदर अंदर कोशिश कर लें कि मिल जाए, हफ्ते 6-7 दिन में। आज तो थोड़ा सा जाहिर है हमारा टेस्ट डिस्कशन थी, लेकिन आगे इत्तफाक से कुछ टॉपिक्स ऐसे चलने हैं जिनमें IS 16 फुल फ्लैज इस्तेमाल नहीं होना, क्योंकि मैंने आगे IS 23 शुरू करना था जैसे आपको बताया। अब IS 23 के अंदर एक्रूवल का टॉपिक भी यूज होता है, तो हो सकता है हमें
टॉपिक पहले कर लें, 2 दिन उस पे लगते हैं। फिर IAS 23 6 से 7 दिन जब चलता है तो सिर्फ वही चलता है, सिर्फ वही चलता है, मतलब वो किसी से मिक्स नहीं होता, पहले सिर्फ उसी को समझ रहे होते हैं। तो ये मिला जुला के कुछ 7-8 दिन जो बन रहे हैं, ये आप ब्लेसिंग समझिए कि आपको बीच में मिल रहे हैं। कम से कम IAS 16 के लेक्चर्स तो आप ले ही लीजिएगा, प्रीवियस जो आपको दिए गए हैं, ठीक है जी। ओके, वैसे मशवरा दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, फिर नहीं करना जिसने तो नहीं करना, वो एक बार फिर आया तो अगली बार फिर से आ जाएगा। अच्छा जी, तो मैं याद कर रहा था कि अगर इम्पेयरमेंट लॉस आ जाए तो आपको एक सेक्शन ऐड करना पड़ता है एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट का, ठीक है। अच्छा, तो हमारे नोट के अंदर ये 3 सेक्शंस होंगे, क्योंकि इम्पेयरमेंट टेस्ट आ रहा है, इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आएगा तो खाली छोड़ देना यार, पर बनाते हुए इम्पेयरमेंट लॉस का सेक्शन भी बनाना है आपसे। ओके, एक तो ये बात पता लग गई। सवाल पहले पढ़ने का ये फायदा होता है ना, ठीक है, वरना आप फॉर्मेट में आ जाते हैं तो फिर बाद में इम्पेयरमेंट भी है। अच्छा, ऐसा कभी हो जाए तो डेफिनेट के साथ स्लैश डाल के इम्पेयरमेंट लिख लो, ये भी काम चल जाता है। खैर वो भी कभी देखेंगे, बता दूंगा। नेक्स्ट है बिल्डिंग्स। जी, बिल्डिंग्स के बारे में क्या बात फरमा रहे हैं, पहले तो ऊपर पढ़ के आए, तो बिल्डिंग्स क्या है, रीवैल्यूएशन मॉडल पे है। फिर वो कह रहा है रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग्स एज डिटरमिन्ड बाय नजीब कंसल्टेंट इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ऑन 31 दिसंबर 15 एंड 17 वाज 700 मिलियन एंड 463 मिलियन रिस्पेक्टिवली। जी प्यारे बच्चों, दो रिवैल्यूएशंस हैं, 15 पर 700 रुपए और 17 पर 463 रुपए, ठीक है जी। ओके, अच्छा, ओ माय गॉड, और असल मसला तो ये पड़ा है। क्या है असल मसला? कि ऑन 30 जून 17 अ बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 66 वाज एंड रीवैल्यूड एट 87 वाज डिस्पोज्ड टू बहादुर। अच्छा, अब देखो, मैंने आपको एक बात कही थी कि हमें पीपीई का नोट बनाते हुए सेल प्रोसीड की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ना तो सेल प्रोसीड लिखनी है ना गेन लॉस निकालना है। एनटी पे पहुंचेंगे तो पता लगेगा। हाँ, साथ ही मैं आपको ये भी बताया करता हूँ अक्सर कि हमने FAR 2 में जाके डिटेल ऑफ डिस्पोजल का नोट बनाना है, ठीक है। वो क्योंकि कंपनीज एक्ट ने रिक्वायर किया हुआ है कि आप डिस्पोजल के बारे में डिटेल दें। वहाँ पे क्राइटेरिया भी है कितनी अमाउंट ज्यादा वाला, वो मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट है। बहरहाल वो वहीं पे पढ़ेंगे आप जाके, उसमें लिखा होता है एसिड कॉस्ट इतनी थी, बुक वैल्यू इतनी थी, सेल प्रोसीड इतनी आई, गेन लॉस इतना आया, फलां बंदे को बेचा, नाम लिखा होता है, फलां मोड से बेचा, इतना कुछ डिटेल्स होती है। वो IAS 16 की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो कभी किसी किताब में सोल्यूशन बना हुआ नजर आ जाए तो परेशान ना होना, आप इग्नोर कर देना। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट हमारे FAR 1 के सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है, हम पर FAR 2 में एप्लीकेबल है। इसलिए डिटेल ऑफ डिस्पोजल का हमने जो है वो सब नोट नहीं बनाना था। तो इसका मतलब ये देखो, ये 2 बहादुर लिमिटेड फॉर 85 मिलियन, इसको मैंने यूज ही अपने पूरे सवाल में नहीं करना, ठीक है। बस ये पता है 30 में 17 में बिल्डिंग बिक गई। जो बिल्डिंग बिकी है, अगर कॉस्ट मॉडल है तो एसेट अकाउंट में उसकी कॉस्ट क्रेडिट कर देते हैं, और कंप्रेशन में उसकी डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक डेबिट कर देते हैं। बाकी दो स्टेप हम करते ही नहीं। रिवैल्यूएशन मॉडल पे है एसेट, तो एसेट अकाउंट में से रिवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट कर देते हैं, और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से उसकी डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक डेबिट कर देते हैं, और बाकी दो स्टेप्स करते ही नहीं। तो हमारे लिए तो डाटा काफी, ठीक है। तो 30 जून 17 पे बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट 66 थी वो बिक गई, और वो लास्ट रिवैल्यू हुई थी 87 पे, और कॉस्ट ऑफ, ये कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का भी क्या करना है, मैंने कुछ नहीं करना भाई। वो तो डिस्पोजल के अंदर हम कहते हैं क्या ट्रीटमेंट सिखाया वैसे, क्या ट्रीटमेंट सिखाया डिस्पोजल कॉस्ट का, कॉस्ट टू सेल का, सेल प्रोसीड में से नेट करके डिस्पोजल की जर्नल एंट्री में कैश लिख लेते हैं। वो तो हमने लिखना ही नहीं। तो मैं अपने सवाल के हिसाब से बात करूं तो मुझे बातों की जरूरत नहीं थी। महाराज जनरल एंट्री करके दिखा दूंगा, उसमें यूज भी कर लेंगे, ठीक है। ओएल ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। तो कितनी क्लासेस हैं हमारे पास? दो क्लासेस हैं एसेट की, दो क्लासेस हैं, प्लांट और बिल्डिंग। प्लांट है कॉस्ट मॉडल पे, बिल्डिंग है रिवैल्यूएशन मॉडल पे, ठीक है। चलो जी, फिर सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर टॉप पे क्या लिखना है, ओमेगा लिमिटेड, उसके बाद नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जगह तंग है ना, आज मैं इस तरह लिख रहा हूँ, आपने टॉप पे लिखना है, ठीक है ना। ओएल नहीं लिखना आपने, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17, यूं लिखेंगे 17, और साथ में 16 भी फिर कंपैरेटिव आ जाता है, ठीक है ना। एंड वालों, जरा ये नहीं भी नजर आ रहा तो गुजारा कर लेना यार, ये छोटी मोटी बातें ऐसी ही होंगी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, वो इस तरह की लिखी होंगी। बहरहाल आप टॉप पे लिखें ओएल, फिर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा लिखें, और फिर लिखें जी फॉर द ईयर, पूरा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, ठीक है जी, डन। तो ठीक है, ये टॉप पे आ गया। उसके बाद आपका नोट शुरू हुआ। नोट को नंबर बता दें, 10। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पूरा लिखना है। 10 मेरे कान में पहले पहुंच गया था, ठीक है जी। पिछली क्लास में 5 लिखवाया था। अच्छे बच्चे हैं ना, वो कहते हैं उस्ताद तंग ना हो, सिंगल डिजिट लिखवाते हैं। आपने डबल दो डिजिट वाला फिगर लिखा, आपका बस चले, आप 1,50,000 को नोट नंबर, ताकि मैं ये लिखता हूँ। अच्छा जी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब पहला स्टेप जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, पहला सेक्शन ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पूरा लिखना। कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के अंदर जी ओपनिंग बैलेंस, फिर एडिशन कोई है तो नहीं, लेकिन चलो हाँ, लेकिन सवाल में डिस्पोजल जरूर है। फिर रीवैल्यूएशन मॉडल है। अब साथ हो जाए बेटा, सारे नोट में लग जाना, साथ हो जाए। आप भी साथ हो गए बैठे जी, मैंने एक बार अर्ज किया, जगह बना के बैठे जी। रीवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा है। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा है तो फिर ट्रांसफर भी होगा और रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस भी होगा। तो ट्रांसफर आ गया और रीवैल्यूएशन, तो ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर और रीवैल्यूएशन के बाद क्लोजिंग। उसके बाद जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सेक्शन आया,
अब बात याद रखनी है, भूलनी नहीं है जो की हुई थी हमने, ठीक है ना। क्या टिप दी थी आपको, अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो ओपनिंग के बाद पहले डेप्रीसिएशन, याद है, शुक्र है। अच्छा, तो अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन होगी तो ओपनिंग के बाद पहले ट्रांसफर फिर डेप्रीसिएशन, उसका फायदा भी हमने दोनों तरह के सवालों में देख लिया था, ठीक है ना। और अगर एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन होगी तो पहले डेप्रीसिएशन फिर, अब हमारे सवाल में 31 दिसंबर 15 और 17 ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन है, तो हम ओपनिंग के बाद पहले डेप्रीसिएशन लिखेंगे और फिर ओपनिंग बैलेंस और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, फिर ट्रांसफर और डिस्पोजल भी है, बिल्कुल लिखिए, और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्योंकि इंपेयरमेंट टेस्ट है तो इंपेयरमेंट, और नजर भी आ रहा है इंपेयरमेंट लॉस, तो बाहर चले, नजर नहीं भी आ रहा आपको तो आपको इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है ना, अगर तो आप इसको भी लिख लिया करें, यहाँ पर सेक्शन बना लें। तो अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस पूरा लिखिएगा, ठीक है जी। सबसे पहले जी ओपनिंग बैलेंस इसका, फिर इंपेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर, अगर को आ जाए तो उसकी एंट्री यहाँ पर इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, और क्लोजिंग। रिवर्सल तो कोई है नहीं, अगर होता तो उसको भी ऐड करते हैं, किसी वक्त सीख लेंगे इसमें एडजस्ट करना। अब इधर देखो, क्लोजिंग एसेट का क्लोजिंग बैलेंस, फिर अक्यूमुलेटेड एसेट का क्लोजिंग बैलेंस, और फिर इंपेयरमेंट अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट का क्लोजिंग बैलेंस। इनको नेट करने से जो आंसर आता है वो होता है बुक वैल्यू। स्टिल जगह नहीं बची यार, चलो ठीक है, पूरा स्मार्ट करके लिखो, इंपेयरमेंट लॉस और क्लोजिंग बैलेंस बुक, ठीक है जी। उसके बाद मुफ्त वाले नंबर 10.1, मुफ्त वाले नंबर वो नहीं छोड़ देने। 10.1 में ये एंड पर जरा चला गया भाई, गुजारा करें, मेजरमेंट बेसिस, फिर डेप्रीसिएशन मेथड और रेट या लाइफ, ठीक है, डन। अच्छा, कौन कौन सी क्लासेस हैं भाई, यहाँ पे लतीफा चल रहा है मेरे दोस्त, तुम जो हंस रहे हो, ये लतीफा यहाँ पे चल रहा है, पहलवान के आगे बैठे हो, मैंने पहलवान को कहना है तौन पे एक लगा दे, सांस नहीं आना तुम्हारा थोड़ी देर, बताओ उसको, तुम उसके पीछे आगे बैठे तुम, बताओ जरा, हाँ पहलवान बताओ इसको, नहीं इसको नहीं, शरीफ आदमी को, इसको ना छोड़ो, इससे साथ वाले को बताओ, तो चुप करके बैठ जा, बोलो इसको हंसने की जरूरत नहीं है, हाँ बता दो इसको। अच्छा ले जी, कौन कौन सी क्लास है, कौन कौन सी क्लास है, प्लांट और बिल्डिंग, ठीक है। तो प्लांट और बिल्डिंग, बिल्डिंग्स टोटल कॉलम मेरे लिए नॉट रिक्वायर्ड, उसके बाद फिर प्लांट और फिर बिल्डिंग। अच्छा आप सुने प्लीज बेटा, ये हम बना लेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, ठीक है। और ये मतलब अगर बांग्लादेश जीता तो क्या हो जाता, हाँ? बारिश ही ना रुकती, चलो अच्छा चलो ठीक है भाई, आप लोगों को नहीं पसंद आई मेरी बात, तो आप लोग चाइना के सपोर्टर हो, मतलब चाइना के सपोर्टर नहीं, मतलब एक होती है ना प्रोडक्ट, एक चाइना की प्रोडक्ट है और एक वो, ये वाली बात की है मैंने, 31 दिसंबर 2017। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा, वो बस दिल में चल रही थी एक बात जी। और सवाल करना है मिलियंस में, और एक ही बार ऊपर लिख दो रुपीज इन मिलियंस और जान छड़ाओ, ये जी हमारा नोट बन जाएगा यहाँ बस। अब उसके अलावा सारे बोर्ड पे वर्किंग्स ही वर्किंग्स फैलने लगी हैं, अब हर तरफ वर्किंग्स, ठीक है। करें शुरू, मार्केट ताज़े करके लाया था भाई, नहीं आए, आ गए, देखिए मुझे आता हुआ नजर आया। सुने, क्या पसंद करेंगे पहले, प्लांट या बिल्डिंग, प्लांट, ठीक है जी, प्लांट कर लेते हैं। तो प्लांट की भी वर्किंग जो है वो मैं इसी फॉर्मेट में कर लूँ अगर आपकी इजाजत हो तो, वर्किंग यहाँ से शुरू करते हैं। वो क्योंकि प्लांट में पेमेंट भी है ना, बुक वैल्यू फिर अलग से निकालनी पड़े पेमेंट टेस्ट लगाने के लिए, नहीं हमने एक तरीका सीख तो लिया है, कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों में, इवन रिवर्सल तक, ये वो बातें कर रहा हूं जो हमने जुम्मे हफ्ते की थी। आपको क्या पता, आप तो घर चले गए थे, जुम्मे वाले दिन हमने इंपेयरमेंट लॉस किया था रिवैल्यूएशन मॉडल पर भी, ठीक है, और केसेस ढेर सारे किए थे, फिर हफ्ते वाले दिन हमने रिवर्सल भी कर लिया था इंपेयरमेंट का, ये उन दिनों की बात है जब आप घर बैठे हुए थे, ठीक है, फिर लेक्चर भी लिए थे आपने उन दिनों की बात। तो डेट, डिस्क्रिप्शन और प्लांट, अच्छा भाई अब इस फॉर्मेट में जरा इजी हो जाता है ना, बुक वैल्यू वगैरह निकालना, डिफरेंस एक्सपेंस वगैरह भी निकल आता है, ठीक है ना। अब किस दिन हमने प्लांट को खरीदा था, 1 जनवरी 2015, ठीक है ना। 475 इसकी कॉस्ट थी, लाइफ थी 25 साल, सीधी लकीर इसका डेफिनेट मेथड था, और सब्सिक्वेंटली कॉस्ट मॉडल पे रखना है इसको। तो 1 जनवरी 2015 पर कॉस्ट कितनी थी इसकी,
475। ठीक है, उसके बाद 31 दिसंबर 15 आया होगा। अच्छा एक बात तो बताओ, ये 31 दिसंबर 16 पे, चलो बहरहाल चलने दो, अब क्या हो सकता है। 31 दिसंबर 15 पर डेप्रीसिएशन निकाली होगी आपने, तो 475 डिवाइडेड बाय 25 कितना बनता है? 19 की डेप्रीसिएशन आ गई होगी, और 456 ये बुक वैल्यू नजर आ रही है भाई। एंड वाले कोने वाले भाई ये नजर आ रहा है सही? फिर भी मुझे लिखने दो एक बार, मुझे लग रहा है शायद बुक वैल्यू, और ये 456। हाँ भाई इधर कोने वाले आपको तो नजर आ ही जाएगा, वो कोने वाले भाई नजर आ रहे हैं। हाँ आगे बैठा करो, वो जगह सही नहीं है, ठीक है। अच्छा ये मैंने लिखा हुआ है बुक वैल्यू। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है बताओ? हाँ थोड़ा सा मसला है, ये जगह भी आगे खाली, इधर बैठ जाएगा। ये 456 है, ये जरा मेरे लिखने का कमाल था। ये बुक वैल्यू है, ओके बीबी, ओके। तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा था? इन्ना लिल्लाह, पढ़ा करो ना ताकि अच्छा चलो, तो 31 दिसंबर 15 की बुक वैल्यू आ गई। अच्छा लेकिन सुनो 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 सुनो, हम नोट बना रहे हैं 16 और 17 का, तो पहले 16 का बनाएंगे ना, ताकि 16 की क्लोजिंग पे अगली बार ओपनिंग बन जाए। अब 16 के अंदर सबसे पहला काम यक्कम जनवरी 16 पर ओपनिंग बैलेंस निकालना है कि नहीं? अब यक्कम जनवरी 16 का ओपनिंग यक्कम जनवरी 16 पे खड़े होकर ही निकालेंगे, तो मैं कान के नीचे दूंगा निकालेंगे। तो मैंने एक बात सिखाई हुई है, यक्कम जनवरी 16 पे ओपनिंग खड़े होकर कभी भी नहीं निकालना, एक दिन पीछे जाएंगे, और 31 दिसंबर 15। तो 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर आपने क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने। याद आ रही है बातें? और क्लोजिंग बैलेंसेस किस 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 के? एसेट अकाउंट के, और एसेट अकाउंट के, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट के क्लोजिंग, और आज तो एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी है, अगर उसका कोई ओपनिंग है तो ये सब निकालना। ठीक है, अब 31 में 15 पे खड़े होकर हमने सवाल से पूछा क्या ये प्लांट कभी रिवैल्यू हुआ है? मॉडल कॉस्ट है, तो अगर मॉडल कॉस्ट है तो फिर एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा? उसकी कॉस्ट बड़ी होगी, ठीक है। और कॉस्ट कितनी है सवाल में देखकर बताएं? 475। तो 31 दिसंबर 15 पर अगर बिल्डिंग की क्लोजिंग कॉस्ट 475 है, तो ओपनिंग भी फिर यकम जनवरी 16 पर 4, ओके सॉरी भूल गया मैं, इसको ये लिखना था, चलो 400 डन। भाई ये एंड वाले भाई ये नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ? 475 लिखा है मैंने, ठीक, कम से कम देखते तो रहो, ठीक है। 475। अच्छा उसके बाद अगर ये एसेट कभी जिंदगी में रीवैल्यू नहीं हुआ, तो फिर इसके एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्शन पड़ी होगी। अब डेट ऑफ परचेज क्या है? यकम जनवरी 15, और 31 दिसंबर 15 तक कितने साल गुजर गए? 1 साल। तो 1 साल की डेप्शन कितनी है? ये निकली पड़ी है सामने आपके, वर्किंग कर रहा हूँ। तो 31 दिसंबर 15 के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 19। तो ये फिर यानी मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त प्लांट की, प्लांट पे ये क्लोजिंग 475 आया था, और ये क्लोजिंग 31 15 पे 19 आया। ये 31 दिसंबर 15 का क्लोजिंग 19, ये यकम जनवरी 16 पर ओपनिंग बन जाए, ठीक है, सही है। अब पहली बार रिकवरेबल अमाउंट 31 दिसंबर 16 पे दी हुई है रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है ना, तो उससे पहले तो कोई जिक्र नहीं है इंपेयरमेंट का, तो इसलिए ये जीरो ही लो, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कहां पर आ गया? जीरो, डन, ओके। ले जी ओपनिंग निकल आए। अब 16 का साल शुरू हुआ चाहता है लाहौर उसके गिरदोनवा में, ठीक है। बाकी शहरों के लोग अपने अपने वक्त के हिसाब से 16 शुरू कर लें, ठीक है। 16 का साल शुरू होगा और फिर एंड होगा, और फिर इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे, ऐसे हमारे साल का नोट, ठीक है। फिर 17 का साल चलेगा, फिर 17 के साल के अंदर जो है वो चेंज इन एस्टीमेट भी है, तो ये सब कुछ इंशाल्लाह हम देख लेते हैं। फिलहाल तो 16 में हम पहुंच चुके हैं, और 31 दिसंबर 16 पर रिकवरेबल अमाउंट गिवन। तो 31 दिसंबर 16 पे क्या करेंगे? इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे। वो बातें याद हैं, भूल गए हो? अब इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारने के लिए पहले से 31 दिसंबर 16 पर लेकर तो 31 दिसंबर 16 तक लाने के लिए डेप्रिसिएशन करनी है, और स्ट्रेट लाइन मेथड है, फॉर्मूला भी दोबारा लिखने की जहमत हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये जगह खाली क्यों छोड़ी हुई है सर? यहाँ रिवैल्यूएशन वाली वर्किंग्स में आना है, सब नोट्स की जगह छोड़नी है, ठीक है ना। जी बोले 437, ठीक है। 31 दिसंबर 16। अब ये 16 की डेप्रिसिएशन है, लिख दो यहाँ पे डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 19 से। देखो यहाँ पे वर्किंग का रेफरेंस भी हम दे सकते हैं कि ये ओपनिंग भी वर्किंग 1 में पड़ा है, ओपनिंग भी फिगर वहां से निकाली है, और ये भी वर्किंग 1, ठीक है। समझ आ रही है? साथ ही हो ना। अब ये एसेट 437 से पहुंच चुका है, ये इसकी बुक वैल्यू है, और इस दिन इंपेयरमेंट टेस्ट से इसको गुजारना है। क्या सिखाया था? एक लाइन खाली छोड़कर स्पेस देकर बुक वैल्यू लिख लो, और रिकवरेबल अमाउंट को जाकर देख लो। अगर रिकवरेबल अमाउंट हमारी बुक वैल्यू से कम हुई तो इंपेयरमेंट लॉस इज, और अगर ना हुई तो नॉट इज, यहाँ पे कम है। बहरहाल फिर भी अपनी तरतीब नहीं छोड़ते। तो 31 दिसंबर 16 पर एक लाइन खाली छोड़कर ऐसे मैंने बुक वैल्यू की जगह छोड़कर लिख दिया बुक वैल्यू, और अब जाकर हमने पहले सवाल को देखना है। 437 हमारी बुक वैल्यू है, याद है बातें? दरवाजा भी बंद नहीं किया और आप भी लेट रहे हो मुंह उठा के जिस वक्त दिल की आ गए। मैंने एक ऐलान कर दिया क्लास में कि 10:30 हो
9:30 के बाद जो आएगा वो क्लास में नहीं आएगा, वो बाहर खड़ा रहेगा। 7 हो जाए यार, जल्दी करो, एसी भी कुछ कर दो। अच्छा इस वक्त मत छेड़ो मुझे। 31 दिसंबर, अच्छा भला यहाँ से चले आ रहे थे। 31 दिसंबर 16 पर बुक वैल्यू 437, ये जहन में रखते हुए हम आए सवाल के पास। रिक्शा करा के आना पड़ता मुझे, तो आप तो ऐसे ही देख लोगे सवाल, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर 16 पर रिकवरेबल अमाउंट है 360। अब हमारे एसेट की रिकवरेबल अमाउंट 360 है और बुक वैल्यू 400 समथिंग, तो रिकवरेबल अमाउंट कम है, इंपेयरमेंट लॉस इज, तो बुक वैल्यू हो जाएगी रिवाइज। इनफैक्ट जुमला यही बोलता था मैं, इनफैक्ट क्या हो जाएगा, रिकवरेबल अमाउंट ही हमारी बुक वैल्यू बन जाएगी जी। 360 और 77 का इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, ठीक है जी। समझ गए हो, इंपेयरमेंट लॉस लिखा, ओके जी। एंट्री करवाएं, एंट्री बोलो, एंट्री बोलो, तो क्या दे रहे हो जी। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ठीक हो गया जी। सवाल खत्म हुआ। कोई एडिशन, मतलब साल खत्म हुआ, कोई एडिशन है, कोई डिस्पोजल, कोई ट्रांसफर, कोई रिवैल्यूएशन, तो कॉस्ट मॉडल वाला सवाल है ना, ठीक है। ठहर लो यार, ये मुश्किल काम मुझे करने देना जरा। बस ये काम मैंने कर लिया तो समझो सवाल हो गया, ये नहीं हुआ मुझसे। और अभी एक और भी रखता है, चलो हो गया, कम हो गया। लाइनें तो अभी भी बहुत रहती हैं यार वैसे, चलो ये भी लगा ही लेते हैं। चले, अच्छा जी। अब कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल, कोई ट्रांसफर, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, तो क्लोजिंग भी 475 ही है। कोई ट्रांसफर नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, ये 38 आ गया और ये 77। अब क्लोजिंग कॉस्ट है 475 माइनस 38 माइनस 77, 360 आ गया। एडा तो उसका है, अच्छा जी 360 जी। मेजरमेंट बेसिस कॉस्ट मॉडल है जी, और मेथड स्ट्रेट लाइन और 25 ईयर्स। ये मुफ्त के नंबर नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। यहां तक को मसला देखो, मैच कर रही है वर्किंग से बुक वैल्यू हमारी, ठीक है। अब इन क्लोजिंग को क्या कर लेंगे जी, ओपनिंग, तो 475 क्लोजिंग कॉस्ट है, ये मतलब ये ओपनिंग बन गई 475। क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 38, ये ओपनिंग बन गई। क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस है 77, ये ओपनिंग बन गया, ठीक है, तो सही है। उसके बाद जी 31 दिसंबर 17 पर डेप्रीसिएशन निकालनी है, तो आपको पता है रिवाइज बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पर डेप्रीशिएट करेंगे और रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे 31 दिसंबर 16 में खड़े होकर, और यकम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 एक साल, और 31 दिसंबर 16 2 साल, 25 में 2 गए तो रिमेनिंग 23। आंसर क्या आता है, चलो आप बता दो क्या आता है आंसर, कर तो दो। 15.6, लेकिन वो हो, ये तो नहीं है ना डेप्रिसिएशन, ये तो नहीं है, लीक इसलिए लीक है वो चेंज एस्टिमेट का नोट बनाने में आपके इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा चले, ये डेप्रिसिएशन तो अगर पुराना एस्टिमेट ही चल रहा होता तो ये डेप्रिसिएशन होती है, सही है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन नहीं है, नहीं है, नहीं है, 3 लाइन लगा दी। क्यों नहीं है, क्योंकि एस्टिमेट में चेंज आ गया है। एस्टिमेट चेंज हो जाए तो हम एस्टिमेट चेंज के दिन खड़े होकर, ये 31 दिसंबर 16 पर ही आ गया एस्टिमेट चेंज, क्योंकि 31 16 का मतलब अल्टीमेटली यकम जनवरी 17 भी होता है ना, तो बोलो, तो इधर देखो ड्यूरिंग 17 क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग 17, और आपको एक उसूल मैंने याद करवाया हुआ है कि चेंज इन एस्टीमेट साल में किसी भी दिन हो, अज्यूम करना उसको, अज्यूम इट एट यकम जनवरी 17, ठीक है ना। तो ये हमने यकम जनवरी 17 पे अज्यूम करना है, और हुआ क्या है, डेप्रिसिएशन मेथड बदल गया है, स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस, नया रेट भी उन्होंने दे दिया, ठीक है। तो आपको पता है अगर एस्टीमेट चेंज हो जाए तो हम बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट पकड़ते हैं, यानी 360, और उसके ऊपर हम रेट लगा देते हैं, नए वाला या लाइफ यूज कर लेते हैं रिमेनिंग वाली, तो सवाल ने रेट निकाल कर दे दिया हुआ था। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तब भी डब्ल्यूडी पे रेट लगना है ना, तो यही हमारे सामने मौजूद है। तो डेप्रिसिएशन सही वाली अब बनेगी 31 दिसंबर 17 पर, इधर देखो 360 इंटू 10% 36, ठीक है। वो जो डेप्शन आप निकाल रहे थे वो तो अभी निकली ना, लेकिन आपको पता है चेंज एस्टिमेट का नोट बनाते हुए हम कहते होते हैं कि अगर एस्टिमेट पुराना ही रहता तो डेप्शन कितनी थी, मैंने इसलिए लिख दिया था ताकि आपको जुबानी बता के भेज दूंगा, आप वो वाला सब नोट घर बना सकेंगे ना। ये डेप्शन नहीं है, क्यों नहीं है, एस्टिमेट बदल गया, एस्टिमेट बदल कर कितनी डेप्शन आ गया 36, और बुक वैल्यू ये एंड पे भाई कोने वाले भाई नजर आ रहे हैं, थोड़ा गुजारा करो, 324,
31 दिसंबर 17 की, ये बुक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इधर देखो, क्या कोई एडिशन है, कोई डिस्पोजल, कोई ट्रांसफर, कोई रीवैल्यूएशन, ये 475 पर ही अभी कोई डेप्शन है, नो है हम निकाल के आ रहे हैं 36। ठीक है, आप रेफर करो, देखें जी वर्किंग 1 छाई पड़ी है, 1 1 1 वर्किंग 1 छाई पड़ी है, ये डेप्शन वर्किंग 1 में निकालिए ना, बार बार वर्किंग नहीं करनी पड़ी, अपनी तरतीब से चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर नहीं, डिस्पोजल नहीं, 74, कोई इंपेयरमेंट अब इस साल, वो हर साल जरूरी नहीं है, इंपेयरमेंट और डेप्शन तो हर साल होती है। अब 475 माइनस 74 माइनस 77 324, तो देखो मैच कर रहा है 324। ठीक है जी, कॉस्ट मॉडल है, और अगेन अगेन स्ट्रेट लाइन नहीं है, खुदा का नाम लो, स्ट्रेट लाइन लिखवा रहे थे, शर्म करो, कुछ शर्म होती है, कुछ याद होती है। रिड्यूसिंग बैलेंस हो गया, रिड्यूसिंग बैलेंस और 10%। ठीक है, तो जो यूज किया बस वो लिख दो, क्या मसला है, नो इशू एट ऑल। ठीक है, चले जी, अब प्लांट इज ओवर, बिल्डिंग इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, आर यू गाइज एंड गर्ल्स लेडीज? दाल लगा दिया उस्ताद। अच्छा सुनो क्या कह दिया, सुनो जी सुनो भाई, ये मिटा दूं, ये मिटा दूं, यहाँ पे अब हमारी वर्किंग्स फैलने लगी हैं, क्योंकि सब नोट्स पिछली क्लास में तजर्बे से साबित हो गया, पहली क्लास में तो मुझे था ना, मैंने जगह छोड़ दी सब नोट्स की, लेकिन तजर्बे से साबित हो गया कि सब नोट्स को आपको ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप कह रहे थे बच्चे छोड़, हम ही बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी जगह मैं छोड़ देता हूँ, देखते हैं कोई बात हो सकी तो ठीक है, वरना ये कल कर लेंगे। यहाँ पे सब नोट्स बनेंगे, जिसमें आपको पता ही है 10.2 अगर रिवैल्यूएशन है तो पता है, आपको आता है, फिर 10.3 10.4 10.5 में चेंज एस्टीमेट, वो सब नोट्स बनाने, अगर टाइम बच गया तो बना लेंगे, नहीं तो आप बना ही लेंगे। ठीक है, सही है। वैसे मैंने मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन का सवाल आज लाजमी प्लान किया था, क्योंकि आप लोगों ने जो IAS 36 का क्वेश्चन बैंक 1 किया है, उसमें मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है, जिस वजह से आपको मसला आ रहा होगा, तो मेरा दिल था वो डिस्कस करके फिर बच्चों को मैं जरा फॉर्म कंप्लीट कर लें, लेकिन इस सवाल गली पड़ गया था। चले कोई बात, आप कहीं गले पड़ेगा है। अच्छा शुरू करें जी। बिल्डिंग्स हैं जो रिवैल्यू हुई है 31 दिसंबर 15 पे भी, फिर 31 दिसंबर 17 पे भी, और खरीदा है हमने इनको 1 जनवरी 15 पे, तो फिर वर्किंग 1 जनवरी 15 से कर लेते हैं, कौन सा जंप लगा सकते हैं, 1 जनवरी 15 पे खरीदना है और 31 दिसंबर 15 पे रिवैल्यू होने जा रही है। ठीक है, तो सही है। तो यहाँ वर्किंग नंबर 1 चल रही थी, ये वर्किंग नंबर 2 आ गई, डेट डिस्क्रिप्शन बिल्डिंग्स रिवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, शुरू करते हैं जी। बिल्डिंग खरीदी किस दिन, 1 जनवरी 15 पर, तो 1 जनवरी 2015 में। ये टेस्ट हर बार बच्चों से लेता हूँ, ये वाला, हर बाकी सारे टेस्ट बदल जाते हैं, ये नहीं बदल, पिछले 3 टाइम्स नहीं बदला, क्योंकि सवाल की खूबसूरती ये वाली वर्किंग है, और फिर इसमें से आपको डिस्पोजल निकालना जो सीखना था। ठीक है, बाहर सीखा हुआ था, थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखना ही था जी। कॉस्ट 600, ये सारी बिल्डिंग्स की कॉस्ट है, ये सारी बिल्डिंग्स की कॉस्ट है 600। ठीक है, 31 दिसंबर 15 तक हमने इसको क्या करना है जी, डेप्रीशिएट। ठीक है, तो स्मार्टली करके आए, नीचे जगह नहीं बची थी पिछली क्लास में, बहुत तंग हुआ था जी। तो 31 दिसंबर 2015 तक इसको डेप्रीशिएट करना है, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ गिवन है सवाल के अंदर, इधर देखो ये बिल्डिंग्स है 630 साल, स्ट्रेट लाइन और रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 30, तो 600 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 20, और 580 आ गई आपकी डेप्रीसिएशन बुक वैल्यू। ठीक है जी, अब साथ है ना सब, ठीक है। ये 31 दिसंबर 15 की बुक वैल्यू है, और इस दिन एसिड हो रहा है रिवैल्यू ऑन 31 दिसंबर, रिवैल्यू अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एज डिटरमिन्ड बाय नजीब कंसल्टेंट्स एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ऑन 31 दिसंबर 15 इज 700 मिलियन। ठीक है, तो एक लाइन को खाली छोड़े और रिवैल्यूड अमाउंट लिखें, और वो है 700। ठीक है जी, तो 700 रुपए रिवैल्यूड अमाउंट आ गई, तो 120 रुपए का सरप्लस है फिर। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये 31 दिसंबर 17 पे भी एसिड रिवैल्यू हुआ है, लेकिन एक मुसीबत ये थी कि 31 दिसंबर 17 तक सारी बिल्डिंग नहीं पहुंची थी, उन बिल्डिंग में से 30 जून 17 पे एक बिल्डिंग बिक गई। ठीक है, लेकिन ये तो 17 के साल की कहानी है ना, 16 के साल में तो सुकून है ना, तो 16 के साल को तो जरा कर लो, डेप्रिसिएशन वगैरह निकाल लो। तो 31 दिसंबर 2016 पर डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो
क्या सीखा हुआ है? रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं और रिमेनिंग लाइफ निकाला करते हैं हम रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर। अब अगर यकम जनवरी 15 पे 30 साल जिंदगी थी इस बिल्डिंग की और एक साल गुजर गया 15 तक, तो रिमेनिंग लाइफ 19 हाँ 29। और इसी तरह से नशर कर दो 120 डिवाइडेड बाय 29 जी 24 और बुक वैल्यू 676,116। ठीक है, 31 दिसंबर। ठीक हो गया जी, यहां तक को मसला नहीं। मैं तो कहता हूं पहले वर्किंग पूरी कर लेते हैं, ठीक है ना, पहले सारी वर्किंग पूरी कर लेते हैं, फिर एंड पे नोट के अंदर तो बस 5 मिनट में फिगर्स पहुंचानी है, पहुंचा लेंगे। ठीक है, अच्छा अब 17 का साल बच्चों शुरू हुआ जाता है। ठीक है, 17 का साल शुरू होता है और 17 के साल में गड़बड़ ये है कि 17 के साल में एक बिल्डिंग पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुई, वो 30 जून पर बिक गई है, तो फिर हमें 30 जून तक सिर्फ इसको डेप्रिशिएट करना है, और सही है ना। और जो रिमेनिंग बिल्डिंग है उनको पूरा साल डेप्रिशिएट करना है, और फिर 31 दिसंबर 17 पर सिर्फ रिमेनिंग बिल्डिंग्स पड़ी होंगी उनको रीवैल्यू भी करना है। वो तो बात की बात है ना। फिलहाल तो ये बताओ मुझे कि जब इस तरह से कोई डिस्पोजल आता था तो क्या करते थे? सबसे पहले 30 जून 17 पर आप डेप्रिसिएशन निकालते थे ऑफ डिस्पोजल, याद है? हम अलग से एक वर्किंग करते थे, वो वर्किंग 2 आज वर्किंग 3 बन जाएगी, 2 तो ऑलरेडी चल रही है ये। उसके बाद अगले स्टेप में हाँ जी 30 जून 17 पर हम बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, वो भी इसी वर्किंग से निकल आया करता था, याद है? ये भी वर्किंग 3 से निकल आएगा, ये हम निकालते थे। और उसके बाद जो बिल्डिंग्स बच गई हैं, जो रिमेनिंग एसेट्स होते थे, उनकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन, तो 31 दिसंबर 17 तक डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग्स निकाल लेते थे, वर्किंग करते थे। आज जगह नहीं बची, नहीं करूंगा, पिछली क्लास में नहीं बची। उसके बाद फिर यहां पर तो एक एडिशनल काम भी होगा, वो 31 दिसंबर 17 पर बुक वैल्यू निकालोगे, सबकी बुक वैल्यू ऑफ जो रिमेनिंग है, फिर उनको रीवैल्यू भी करना है, एक लाइन खाली छोड़कर। ये असल मसला ये था, रीवैल्यूड अमाउंट। अब ये है पूरी वर्किंग, इससे बाहर कुछ भी नहीं, ये टोटल वर्किंग है जी। ठीक है, अब बस इसको प्लान करना है, 1 बाय 1 चीजों को देखते जाएं, लेकिन एक वर्किंग जो अलग होती है, इसके बाद कुछ भी नहीं होना, पता है आपको? इसके बाद तो बस ऐसे रीवैल्यू 31 17 पर रीवैल्यू हो गया, बस कहानी खत्म। 17 का नोट बनाना है, उसके बाद मजीद तो कुछ नहीं ना करना, दोबारा डेप्रिसिएट तो नहीं करने की जरूरत, डेप्रिसिएट तो करके यहां तक पहुंचाया होता है हमने। ठीक है, अब वर्किंग नंबर 3 जिसकी हेडिंग होती थी, जो मैं भी नहीं बना पाऊंगा, जगह कम है। ठीक है, हेडिंग होती थी डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, यहां लिख देता हूं। ठीक है, ये आपने हेडिंग बना ली वर्किंग 3 की। ठीक है, वर्किंग 3 क्या है? डेप्रिसिएशन और बुक। याद है क्या असूल बताया था? फिर जो डिस्पोज होने वाला एसेट है उसकी अलग से वर्किंग बना लो और उसको लेटेस्ट यानी लास्ट रीवैल्यूएशन की डेट से शुरू कर लो। यादें ताजा हो रही हैं? ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये वर्किंग दोबारा ओपन करनी पड़ेगी। डेट, डिस्क्रिप्शन, ध्यान देखो भाई, और इधर देखना जरा, बिल्डिंग, ज नहीं करना, ये एक है, ये एक है। आ बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इतने एंड इतने वाज सोल्ड, तो ये बिल्डिंग्स है और ये बिल्डिंग है। ओके, ये सब हैं और ये बिकने वाली है। ठीक है, अलग कर लिया इसको। ओके, अच्छा फिर रीवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सही है। अब ये डिस्पोजल की मैंने हेडिंग साइड पे दी हुई है, डिस्पोजल की वर्किंग अलग कर ली। अब इधर आके देखो, पिछली क्लास में बच्चा कहने लगा सर बड़ा मसला था, हमें अलग अलग, हमें पता ही नहीं लग रहा था टोटल बिल्डिंग्स कितनी है कि हम कॉस्ट वगैरह निकालते, पता ही नहीं लग रहा था। बोलो क्या ऐसी जरूरत थी? हमें जरूरत ही नहीं थी। हम वो सवाल जो करते आए हैं ना, उसमें ये होता था 10 बिल्डिंग्स वर परचेज फॉर टोटल इतनी कॉस्ट इन सेम विसिनिटी, फिर उसमें कहते थे 10 में से 4 बिक गई, 6 रह गई। 5 वर परचेज इन सेम विसिनिटी फॉर इतनी टोटल कॉस्ट दे दी, फिर कहते थे 5 में से 3 बिक गई, 2 रह गई। तो ऐसी बात तो यहाँ पे थी नहीं, वहां पे कह रहा है टोटल बिल्डिंग्स पता नहीं कितनी है, एक बिकी है, जो बिकी है उसकी कॉस्ट हमने उस तरह से नहीं निकालनी थी, डिवाइडेड बाय टोटल इतनी बिल्डिंग है इनटू 1 या 2 या 3, वो खुद ही बता रहा है जो बिल्डिंग बिकी है उसकी कॉस्ट इतनी है, जो बिल्डिंग बिकी है उसकी रीवैल्यूड अमाउंट इतनी है, तो भाई वहां से उसका गेन सरप्लस वगैरह निकाल लो। बात समझ रहे हो? ठीक है, पढ़ के देखो क्या कहते हैं। ऑन 30 जून 17 आ बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 66 was sold, आगे छोड़ो, इट was लास्ट रीवैल्यूड एट, तो लास्ट रीवैल्यू 31 दिसंबर 17 होगा ना, 15 30 जून 17 पे ये बिल्डिंग खड़ी है इस वक्त बिकने के वक्त, और वो कह रहे हैं इस 30 जून 17 पे जो बिल्डिंग बिक रही है ये लास्ट रीवैल्यू हुई थी। तो लास्ट रीवैल्यू कब हुई होगी? 31 दिसंबर 17, तो 30 जून 17 के बाद आना है भाई, इसका मतलब लास्ट तो ये रीवैल्यू हुई होगी 31 दिसंबर 15 पे। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपको हमने 700 की टोटल 700 रुपए टोटल रीवैल्यूड अमाउंट नहीं बताई सारी बिल्डिंग्स की, इनमें से ये जो बिकी है इसकी कितनी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? 87। असल में इसमें से ये इस टोटल में से ये है। ठीक है ना, ये बात समझ आई? ओके, अच्छा अब लास्ट रीवैल्यूएशन हुई 31 दिसंबर 15 पे, उस दिन की रीवैल्यूड अमाउंट तो दे रहा है,
लेकिन उस दिन की बुक वैल्यू नहीं है हमारे पास बिकने वाली बिल्डिंग की। अगर हम उस दिन की बुक वैल्यू निकाल लें तो हम इसका सरप्लस भी अलग निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है? सरप्लस कैसे निकलता है? बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट को कंपेयर करके। तो सही है। तो अगर हम इस जाने वाली बिल्डिंग की 31 दिसंबर 15 की बुक वैल्यू निकाल लें तो क्या 31 दिसंबर 15 पे इसको रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करके सरप्लस लॉस निकाल सकते हैं? तो निकल सकता है ना। अब क्या बुक वैल्यू हम निकाल सकते हैं? वेरी सिंपल, उसने बता तो दिया है इसकी कॉस्ट 66 मिलियन है और बिल्डिंग तो सारी की सारी ही यकम जनवरी 15 को खरीदी है, तो ये तो कोई अलग टाइम पर ही खरीदी हुई, फिर ये भी इन्हीं में से ही है। तो डेट ऑफ परचेज भी गिवन है, कॉस्ट भी गिवन है, मसला ही कोई नहीं है, बुक वैल्यू निकाल लेंगे। यकम जनवरी 15 को बिल्डिंग खरीदी तो 31 दिसंबर 15 तक कितने साल चल गई है? 1 साल। वैसे तो ये 3 स्टेप्स में वर्किंग ऐसे होनी चाहिए थी, अगर फैलाव करेक्ट जगह होती तो ठीक है, मैं यूं करता। यकम जनवरी 15 पे एसेट खरीदा, कॉस्ट उसकी कितनी 66 है, फिर 31 दिसंबर 15 पे डेप्रिशिएट करना है तो 66 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, 2.2 और बुक वैल्यू आ गई 63.8, ये आ गई 31 दिसंबर 15 की। लेकिन इतनी जगह थोड़ी है, ना ही इतना टाइम होता है। तो यही काम हमने क्या करना है, एक स्टेप में 31 दिसंबर 15 पर खड़े होकर आप डायरेक्ट लिखो बुक वैल्यू। बड़े ध्यान से देखो सारे, पता नहीं क्या नोट करी जा रहे हैं भाई। ये 31 दिसंबर 15 बुक वैल्यू डायरेक्ट निकालने लगे हम। बुक वैल्यू निकलती है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट है 66 माइनस डेप्रिसिएशन है 66 डिवाइडेड बाय 30, लेकिन इनटू, तैयारी तो पूरी करें ना। अगर ये 2 साल पहले खरीदा होता तो यहाँ पे 2 कर देते, 3 साल पहले तो 3 कर देते हैं, ठीक है ना, कोई रिवैल्यूएशन अगर ना हुई होती तो, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने 1 इसलिए लिख दिया ताकि आपका फॉर्मूला पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो बुक वैल्यू डायरेक्ट निकालने का तरीका यही है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जाग जाए, सोना नहीं किसी ने, ठीक है ना। साथ वालों को सोने देना जी, बोले इधर से देखना, डायरेक्ट कर 63.8, ये काम नहीं करना आपने, ओके, ठीक है ना। टाइम जाया होगा इसमें, सही है, लेकिन ये आया कैसे ये पता लग गया, ओके। ले जी, 31 दिसंबर 15 पर बुक वैल्यू अवेलेबल है और 31 दिसंबर 15 पर इधर देखो 31 दिसंबर 15 पर इसकी रीवैल्यूड अमाउंट, जाने वाले एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट भी अवेलेबल है, ठीक है, सही है। तो एक लाइन छोड़ो खाली और लिख लो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है रीवैल्यूड 87.0, अच्छा 87, एक डेसिमल यूज करते रहना, 87 जी, बोले 23.2, ये क्या आ गया जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो ये ऐसे ही होता था, ये टोटल 700 है, बोलो सबकी रीवैल्यूड अमाउंट, इसमें हमारी बिल्डिंग की कितनी है 87, ठीक है। अच्छा, ये टोटल 580 की बुक वैल्यू है सब बिल्डिंग्स की, इसमें हमारी डिस्पोजल वाली बिल्डिंग कितनी है 63, सही है। ये टोटल सरप्लस है सब बिल्डिंग्स का, इससे 23 किसका है जी, हमारी डिस्पोजल का, कोई मसला। ये डेप्रिसिएशन 24 की सब बिल्डिंग्स की है, इसमें मेरे डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग कितनी है, इस साल डिस्पोज नहीं हुई ना, अगले साल होनी है। ये ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग सब बिल्डिंग का है 16 वाले साल का, मेरे डिस्पोजल वाली बिल्डिंग का। तो ये सारी चीजें शामिल है कि नहीं है, एक्सटेंशन ही करते थे ना, हम कहते जरा अलग से ले आओ, दोबारा कर लो। तो इस बुक वैल्यू में यूं समझ लो, इस कॉस्ट में ये 66 पड़ा है, बोलो इस डेप्रिसिएशन में ये डेप्रिसिएशन भी पड़ी है, इस बुक वैल्यू में ये बुक वैल्यू पड़ी है, इस सरप्लस में ये सरप्लस पड़ा है, ठीक है, और सही है ना। इस 24 की डेप्रिसिएशन में ये अभी निकाली है, नहीं निकाली, अभी निकाल लेते हैं, ठीक है। पता नहीं कहां से मैंने इसको टिक कर दिया, अभी यही देख रहे थे आप, इसको साइड पर बस 1 2 3 1 2 3 डन। चलो अब चलते हैं आगे। हाँ जी, अब ये एसेट चलना है, लेकिन अकेला है ये, ठीक है ना, और चलकर डेप्रिशिएट होना है पूरे साल। यही तो फर्क था, जो सवाल भी किए थे ना उन सब में पता है क्या होता था, उन सब में होता था कि इधर रीवैल्यू हुआ 5-6 महीने बाद बिक गया, यहाँ पे रीवैल्यू 15 में हो रहा है ना, 15 में बिका ना, 16 में बिका, 17 में जाके बिका, यहाँ से असल मसला हुआ था आपको, ठीक है ना। मैं तो ज़बानी कहता होता था आपको कि टेस्ट में ये सवाल आएगा, आप नहीं मानते थे, ठीक है। तो 31 दिसंबर 16 पर अब देखो भाई डेप्रिसिएशन होने लगी है, रीवैल्यूड अमाउंट 87 को, रिमेनिंग लाइफ ये अभी निकाली, रिमेनिंग लाइफ 29 पर डिवाइड करेंगे, आंसर 3, ठीक है, और नशर साथ ही कर देंगे 23.2 पर को डिवाइड करेंगे 29 पर जी, 29 और 29 ठहर जा 0.8, ठीक है। अब मैं पहुंच गया उस जगह पे जी। ये डेप्रिसिएशन जो 24 की इधर हमने की है सारी बिल्डिंग्स की, इसमें से बस अलहदा वर्किंग के अंदर ये 3 जो नजर आ रहा है, ये 3 दरअसल यहां शामिल है। ऐसे ही ये 0.8 इस 4 में शामिल है। अब नुकते पूरे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है। इस बुक वैल्यू में ये सबकी बुक वैल्यू, इसमें ये भी पड़ी है ऊपर, ये सबका सरप्लस, इसमें ये डिस्पोजल का सरप्लस पड़ा है, ये सबकी डेप्शन, इसमें ये डिस्पोजल डेप्शन पड़ी, ये सबकी ट्रांसफर, इसमें डिस्पोजल की, ये सबकी रिवैल्यूड अमाउंट, ये डिस्पोजल की भी इसके अंदर पड़ी है सेमेंट में, ठीक है, और सही है ना। अब भाई क्या हुआ हुआ कैसे कुछ नहीं हुआ, जरा बुक वैल्यू बताएं ना, 84
और 22.4। भाई इस साल में ना ये एसिड पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं अलग इसलिए कर रहा हूँ, मैंने एंट्रीज वगैरह करनी है और समझानी है, वरना 1.5 साल कर देते, ठीक है जी। 31 दिसंबर 16 की बुक वैल्यू है ये। अब 31 दिसंबर अगर 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 ये बिल्डिंग ना बिक रही होती तो ये सारी मुसीबत में ही ना पड़ते। बात समझिएगा, ये मुसीबत में ही ना पड़ते। यही फॉर्मूला 700/29, 120/29 इधर भी लिखते, 24 और 4 लिखते और बस सवाल खत्म हो जाता। मुसीबत तो यही पड़ी कि 16 वाली डेफिनेशन 17 में क्यों नहीं कर सक रहे, क्योंकि सारी बिल्डिंग्स एंड तक रही नहीं। कुछ ने 6 महीने इस्तेमाल होने और बिक जाना और बाकी ने सारा साल, ठीक है, सही है ना। 6 महीने वाली को अलग किया हुआ है। अब इन्होंने 30 जून 17 तक बिक जाना है। अब मेथड कौन सा है, तो फिर वही फॉर्मूला दोबारा लगेगा ना। और बोलो पीछे फ्रैक्शन बाद में, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा ना। पिछली क्लास में एक बच्चा कहने लगा सर ये आपने 84 में क्यों डिवाइड किया, तो कौन के नीचे दूंगा, मैं देने लगा था कान के नीचे उसके। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम फॉर्मूला थोड़ी चेंज करते हैं, ठीक है। तो 80 इधर आया, आपने सवाल ही करना है, 87/29 ये पूरे एक साल की डेफिनेशन। अगर ना बिकता तो ऐसे ही होता, फिर अलग ही ना करते, वहां पर भी सेम ही हो जाना था। मसला क्या है, ये पूरा साल बिका नहीं है। जब बिका नहीं है तो 6/12 आंसर। वैसे जबानी भी पता लग रहा था, अगर पूरे साल की डेफिनेशन 3 रुपए है तो फिर 6 महीने की 1.5 होनी थी, ठीक है। लेकिन चलो हमने तो करनी थी ना। ऐसे ही नशर करो, अगर ना होता डिस्पोजल तो पूरा साल इस्तेमाल होकर डेप्रिसिएशन हो जाता। सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हो गया तो फिर ठीक है, जितना सा उतना से डेप्रिसिएट कर दो, 0.4 हाफ हो गया ना। अब जी ये बताएं बुक वैल्यू कितनी है, 82.5 और 22.0, ठीक है भाई। ये दोनों चीजें हमें चाहिए थी, केड़ियां डेप्रिसिएशन ऑफ जाने वाली बिल्डिंग्स और बुक वैल्यू ऑफ जाने वाली बिल्डिंग्स, ठीक है। तो ले आओ इनको, यहां लिखते हैं। वर्किंग 3 से 1.5 और 0.4 फिर 82.5 ऐसे ही करते थे ना। तो कोई नई बात तो नहीं कर रहे, ये 3 4 5 बल्कि 5 6 वो एक मुइन वाला सवाल था, जैसे 1 2 3 सवाल छोटे छोटे थे, उसके बाद फिर KL UL हमने 5 6 सवाल किए थे इसकी प्रैक्टिस में, ठीक है। ऐसे ना करना जी। 22.0 ठीक है, 22 ही था, ठीक है। अब रहेगी डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग्स। यहां तक कोई मसला है तो पूछ लें जी, समझ आती है। अब देखो ये डेट हमने वैसे ही अलग करके रखा हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग की जगह यहां नहीं बची। वैसे करते क्या थे, कुछ याद है? हम कहते थे जो बिल्डिंग्स बच गई हैं वहां पर तो वैसे निकालते थे ना कि वो ये 100 रुपया 10 की है, 3 जो है वो कितनी बनती है 30। हम कहते थे जी ये 10 साल से नहीं, हर चीज मिक्स हो रही है। ये 5 साल इसकी 7 साल इसकी रिमेनिंग लाइफ है, ये बिक गई है 6/12, सही है। जो रिमेनिंग होती है उसके बारे में कहते थे जी 100 में से जो 7 बची हैं 70 रुपए, इनकी लाइफ 7 है और इस पे फ्रैक्शन मत लगाओ। याद आ रहा है? बस यही दोबारा करना है, ठीक है, यही दोबारा करना है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमें उसने ऐसे नहीं कहा कि सारी बिल्डिंग्स इतने की खरीदी है, सबकी कॉस्ट सेम है तो हम अज्यूम करके उस तरह से निकालें, अलग अलग बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी बताया 600 सबकी कॉस्ट है, इसमें से बिकने वाली की कितनी है 66, उसको खुद बता दिया। 580 सबकी बुक वैल्यू है, इसमें हमारी बिकने वाली की बुक वैल्यू हमने निकाली 63.8 है। 700 सबकी रीवैल्यूड अमाउंट है, इसमें हमारी बिकने वाली की 87 है, वो बता रहा है, तो ठीक है ना। अब 87 वाली तो बिक गई है, 700 रीवैल्यूड अमाउंट सबकी थी क्या जो ना, ये इसी में पढ़ा ना। अब 700 हमारी सारी बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट थी, जिसमें से 87 बिकने वाली की। 87 की हमने डेफिनेशन अलग कैलकुलेट कर ली। अब बाकी बिल्डिंग्स निकालनी, बाकी बिल्डिंग्स की डेफिनेशन निकालनी, तो क्या करेंगे 700 में से 87 को माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग रीवैल्यूड अमाउंट बचेगी उसको डेप्रिशिएट कर देंगे। यहां नहीं करेंगे, वहीं करेंगे, जगह तंग है आज। लेकिन मैं याद करा रहा हूं हम करते कैसे थे। हम यूं कहते थे जी 700 सब बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है, बोलो इसमें से 87 गया तो बाकी क्या बच गया, ये 613 जो है ये रिमेनिंग है। देखो ये रीवैल्यूड अमाउंट है, रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑल, रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑल है, बोलो। और ये रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ डिस्पोजल है, और ये रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ रिमेनिंग है, समझे हो। तो सारी बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट में से डिस्पोजल की रीवैल्यूड अमाउंट माइनस हुई तो बाकी वो बिल्डिंग्स बच गई जो पूरा साल इस्तेमाल होंगी। अब ये रीवैल्यूड अमाउंट है, लाइफ तो वही चल रही है भाई, दोबारा रीवैल्यू थोड़ा ही हुआ है। वो जो 29 निकाली थी, जब अगर ये डिस्पोजल ना होता तो अगले साल यही फॉर्मूला हमने लिख देना था कि नहीं लिख देना था, और बोलो लाइन तो वही चलनी है ना। तो ऐसे ही हमने जिसको अलग किया है उसको भी 29 में डिवाइड किया है, और जो जिनको 6 महीने डेफिसिट किया उसको भी 29 में डिवाइड किया है, और जिन्होंने सारा साल इस्तेमाल होना उसको भी 29 में डिवाइड करेंगे। तो सही है, क्या समझ नहीं आई? ये समझ आता है? ये ऊपर क्या लिखा हुआ, रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स, और ये जाने वाली की बिल्डिंग्स, जाने वालों की रीवैल्यूड अमाउंट, तो बाकी कितनी बच गई। तो पहले इस तरह का सवाल भी नहीं ना आया, पहले सवाल जिस तरह का आया था वही बताया। उसके अंदर हम कहते थे 500 एसिड की कॉस्ट है सबकी, ये 10 बिल्डिंग्स हैं तो एक की कितनी होगी, हम कहते थे डिवाइड बाय 10। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सारों की कॉस्ट है 600, जो हमने बेचा उसकी कॉस्ट है 66, तो फिर क्या हम डिवाइड करें, वो तो पता ही कोई नहीं है। तो जरूरी तो नहीं है लकीर का फकीर ही बना रहना। हमने सवाल में क्लियरली लिख रहा है कि जो सब एसिड्स हैं उनकी रीवैल्यूड अमाउंट 700 है, जो बिका उसकी 87 है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है?
मैंने लिख के भी बता दिया फिर भी। खैर मैं तो ये कह रहा था 29 पे डिवाइड करना समझ आता है। अब मसला मुझे लग रहा था यहाँ होगा, वहां नहीं है मसला, ठीक है। बहरहाल ये सबकी रिवैल्यूड अमाउंट, ये जाने वाली बिल्डिंग की रिवैल्यूड अमाउंट जो जहां पे अलग डेप्रिशिएट कर ली है, जो बाकी बच गई उनकी डेप्शन लेनी है। बोलो 613 डिवाइड बाय 29 यही करेंगे। फ्रैक्शन कितना लगाएं? नहीं लगाएं। कितनी डेप्शन आएगी? 21, ठीक है ना। अच्छा ऐसे ही नशर भी करो। हाँ जी 120 देखो भाई सबका सरप्लस है, ऐसे भी नहीं किया था पहले। 120 सारी बिल्डिंग का सरप्लस है, 120 सारी बिल्डिंग का सरप्लस है। ये 23.2 जो है ये डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग का इसमें पड़ा है। बोलो अब इसको तो हमने अलग कर दिया, रिमेनिंग को लेकर चलना है। तो यहां पर आए हमने कहा 120 जो है वो रीवैल्यू सरप्लस है ऑफ ऑल बिल्डिंग्स। इसमें से 23.2 ये किसका है जी? डिस्पोज होने वाली का सरप्लस अलग कर लिया। रिमेनिंग 8 इसको डिवाइड करेंगे 29 पे, कोई फ्रैक्शन नहीं लगाना, 3.3 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये वर्किंग मैंने ऐसे नहीं करनी, तफसील से जगह नहीं है। अब ये पर्चे में जैसे आपने करनी है वो भी सुन लो, ठीक है। इधर देखो डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग इधर निकालनी है, इधर देखो तो वो फिगर्स 700 माइनस 87, बस इसका आंसर जो आता है वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्या आता है 613 ना, मत लिखो बस, ठीक है। 613 को डिवाइड करना है 29 से, कोई फ्रैक्शन नहीं लगाना। यहाँ पे क्या 21, वो वर्किंग थी मैंने नहीं किया, आज मैं कह रहा हूँ वक्त बचाना सीखो ना, ठीक है ना। समझ आया तो वैसे कर लो। नेक्स्ट हशर हो गया तो नशर भी करो। नशर कैसे करना है जी? 120 सबका सरप्लस, इसमें से 23.2 डिस्पोज वाली का। अब आंसर क्यों लिखना जी? बस आंसर ठीक है, जो आंसर भी आना है उसको डिवाइड करना है 29 से। आंसर 3.3। लो बुक वैल्यू बता दो। ये 571 जो है ये रिमेनिंग बिल्डिंग्स की बुक है जो बच गई है, जो गई सो गई जी। और 90.0 तो फिर 3 लिखवाना भाई, 90.3, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई मसला है तो पूछें। हाइब्रिड वालों यहां तक कोई मसला है तो पूछो, हाथ खड़ा करो किसी को मसला है तो। बता किसी ने नहीं किया। नहीं हाइब्रिड 2 में कौन बैठा हुआ है? कहाँ है? दोनों क्लासेस के अंदर मुझे बताइएगा किस किस में बैठना था हाइब्रिड 2 में। जी कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक? चलें मैं तो कहता हूँ एंड पे बस एक ही बार वर्किंग की तरफ जाएंगे, फिर अगला काम भी कर लें। अब भाई ये जो बची हैं इनको रिवैल्यू कर लो। तो जो 31 नंबर 17 में बची हैं उनको सिर्फ रिवैल्यू करना है। भूलते नहीं कैसी? ये भूल गए थे? इतना सर इतना मुश्किलें इतनी पड़ी हैं जी, क्या आसान हो गई? मतलब आखिरी काम ही नहीं क्या आसान ही हो गया ना फिर जी। बोले 31 नंबर 17 पे 463 पर रिवैल्यू करके ले जाना है रिमेनिंग बिल्डिंग्स को, ठीक है। तो एक लाइन खाली छोड़ो, 463 रिवैल्यूएशन लॉस आ गया जी। फरमाइए जी कितना? 108। सारे सर भूखा नंगा सारे सरप्लस को खा गया और 17 पॉइंट, ठीक है जी। और सवाल खत्म हुआ। बस अब इस वर्किंग को पोस्ट कर ले। मुश्किल काम वर्किंग ही था, सही है। अच्छा अब जिससे ये डिस्पोजल नहीं ना संभला, ध्यान से सुनो, 10 से ऊपर नंबर उसके फिर भी थे। कैसे? पूरा प्लांट हो गया, अभी बिल्डिंग का भी 1 साल पूरा हो जाना है, तो पास हो जाते हैं बच्चे, सवाल जैसा भी हो। फेल होने वाले सिर्फ वो होते हैं जो किसी 1-2 चीज के ऊपर अड़ के बैठ जाते हैं। नहीं जी हमें तो समझ नहीं आ रही ये फिगर, तो हम आगे कैसे जाएं? हम तो नहीं जाएंगे। हम तो ये होगा तो आई के कितना नेगेटिव इंपैक्ट लेगा, हम तो नहीं जाएंगे। फिर वो अगली बार पेपर देते हैं। गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते। आपकी एक फिगर यहाँ गलत हुई है, वो आगे यूज हुई, यहाँ नंबर सिर्फ कट गए, आगे कहीं भी नहीं कटेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग वहां तक जाएं। और ये काम ट्राई कहाँ करना होता है? टेस्ट में, जो हम देते नहीं है, ठीक है ना। तो अगली बार ट्राई कर लेंगे, ठीक है। क्या ख्याल है? फैसला आपका है, आपने इसी बार करना है, अगली बार। अच्छा जी ये वर्किंग प्लीज ये वर्किंग मैंने जरा डिटेल में की है, इसमें मिटा दूंगा। अच्छा ये ना समझना 2 काम हुए हैं। अच्छा ओके। अच्छा अब हमने 16 का नोट बनाना है, 16 का नोट बनाना है। उस बेटा 16 का पहले बनाएंगे ना, फिर 17 का ओपनिंग बन जाएगा। फिर पहले 17 का ओपनिंग जलील होकर निकालें और फिर खज्जल होकर 16 लेने देना जी, 16 का निकालें जी। 16 का हमने नोट बनाना है, जिसमें सबसे पहली चीज हमें चाहिए ओपनिंग बैलेंस, स्टार्टिंग पॉइंट यकम जनवरी 16 पर। और वो हमने यकम जनवरी 16 पे खड़े होकर कैलकुलेट नहीं करना, एक दिन पीछे आएंगे 31 दिसंबर 15। 31 दिसंबर 15 पे आके सवाल से ये पूछेंगे कि क्या ये बिल्डिंग्स 31 दिसंबर 15 या उससे पहले कभी रिवैल्यू हुई? आंसर इज यस। ये जो मैं जुमला बोलता था ना कि क्या ये एसेट 31 दिसंबर 15 या उससे पहले, तो इसीलिए बोलता था कि 31 दिसंबर 15 अगर ना बोलूं, मैं यूं बोल दूं ना 31 दिसंबर 15 में खड़े होकर आप सवाल से पूछेंगे क्या ये एसेट पहले कभी रिवैल्यू हुआ है, तो आपने कहना था 31 दिसंबर 15 से पहले तो कभी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो एक जुमला मैंने उसी वक्त से इस तरह से बोला था, पक्का आपको याद भी करवाया था कि 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर क्या पूछेंगे? क्या ये एसेट 31 दिसंबर 15 या उससे पहले कभी रिवैल्यू हुआ? बिल्कुल हुआ। किस दिन हुआ? 31 दिसंबर 15 पे हुआ। तो अगर ये एसेट 31 दिसंबर 15 पर रिवैल्यू हो गया है तो एसेट अकाउंट में फिर लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी, यानी 700। तो 31 दिसंबर 15 का क्लोजिंग अगर एसेट अकाउंट का 700 है तो यकम जनवरी 16 का ओपनिंग भी क्या होगा? फिर 700। 700 किसको समझ नहीं आया? सही है।
अच्छा, अब अगर ये एसेट 31 दिसंबर 15 पर रीवैल्यू हो गया तो 31 दिसंबर 15 तक की डेप्शन सारी ट्रांसफर हो गई और 31 दिसंबर 15 पर अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में पड़ी होगी 31 दिसंबर 15 से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रिसिएशन, यानी 0 दिन की डेप्शन, यानी कुछ भी नहीं पड़ा होगा। ठीक है, फिर सुनो, अगर ये एसेट 31 दिसंबर 15 पे रीवैल्यू हो गया, हम क्लोजिंग किस दिन निकाल रहे हैं? 31 दिसंबर 15 पे। अगर ये एसेट 31 दिसंबर 15 पे रीवैल्यू हो गया है तो 31 दिसंबर 15 पर अक्यूमुलेटेड डेप्शन में पड़ी होगी डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्शन, और डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन क्या है? 31 दिसंबर 15, यानी कि डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि 31 दिसंबर 15 पे एसेट रीवैल्यू हो गया और रीवैल्यूएशन के दिन तो सारी डेप्शन हम ट्रांसफर कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो 31 दिसंबर 15 पे एक्यूमुलेशन का बैलेंस क्लोजिंग 0 होगा, तो यकम जनवरी 16 का ओपनिंग फिर 0। ठीक है, और इंपेयरमेंट तो इस पे थी ही नहीं, बाहर लिख लो, 0 लिखने में क्या है, यहां तक कोई मसला? ये ऑफिशियली अब 16 स्टार्ट हो गया। ठीक है, करें अब आगे? अगर ना होती तो फिर देखते ना, अभी है ना, अभी है ना, फिर अच्छा हाँ, वैसे अगर ना होती, वैसे अगर वाला सवाल करना नहीं चाहिए, हराम होता है ये तो। अच्छा बोलो, नहीं और क्या लेते तुम बताओ? अगर 31 15 पे एसेट रीवैल्यू ना हुआ था तो एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होता? कॉस्ट, वो प्लांट में देख के आए, क्या ख्याल है? अच्छा, अगर ये ना होता, नेक्स्ट 16 का साल ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है जी खवातीनों हजरात, और 16 के साल में एसेट रीवैल्यू हुआ नहीं हुआ, डिस्पोज हुआ नहीं हुआ, तो फिर ये मुफ्त के नंबर थे या नहीं थे? ये तो आसान सवाल था। ठीक है, इस साल में ना तो कोई एडिशन, ना कोई डिस्पोजल, ना कोई ट्रांसफर, ना रीवैल्यूएशन, तो ये 700 पे ही है, बस डेप्रिशिएट हुआ है ऐसे। 16 के साल में कितनी डेप्शन है? 24, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 24। ओ भाई 24 लिख दिया ना, 24 लिख दिया तो इसके अंदर ये 3 भी आ गया और बाकी 21 बाकी बिल्डिंग का वो भी आ गया, टोटल 24 चार्ज हो गया ना सब बिल्डिंग्स का, तो तो बिकी नहीं, अलग करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है ना, 16 में तो सब बिल्डिंग्स पड़ी थी ना, 16 में सब बिल्डिंग्स पड़ी थी ना, तो 24 की डेप्शन टोटल बनती है, इस 24 में इसकी भी शामिल है ऑलरेडी, 3 की ऑलरेडी शामिल है। ठीक है ना, सही है। अच्छा चलें आगे, इंसान बन जाइए दोनों रोज, सेकंड लास्ट रो और थर्ड लास्ट रो, इंसान बन जाओ, मारे ना जाना ऐसे बेमौत, ना ट्रांसफर ना डिस्पोजल और 24, कोई इंपेयरमेंट नहीं है, ये 0। अब खैर जी बच्चों, ये कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्शन लेस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट 0 है, तो कोई बात नहीं, लेस कर दो 0 जी, कितना आ गया? 676, वर्किंग से मैच करना चाहिए। 31 दिसंबर 16 पर बुक वैल्यू 76 आ रही है, तो हम वैसे ही छुपा देते हैं जब हम पीपीई का मेन बॉडी नोट, ये तो सिर्फ सरप्लस के सब नोट में इस्तेमाल करते हैं ना। ठीक है, ठीक है जी, रीवैल्यूएशन मॉडल, स्ट्रेट लाइन और 30 ईयर्स। ठीक है, कितना आसान सवाल था। मैक्सिमम भी आपकी 2 गलतियां बनती थी, वो भी मैं अभी बताता हूं कहां पे जाके अगले साल में, जो आपने एक्यूमुलेशन को कुछ एक्यूमुलेशन जो है वो आपने डिस्पोजल अकाउंट में फेंकनी थी जाने वाले की, और बाकी बची हुई को ट्रांसफर करना था, तो बस वहां पे गलती जिसकी होनी थी वो होनी थी, वरना तो सिर्फ नर्व्स ही आपने नहीं अपनी काबू में रखी, वरना सवाल में अभी तक तो कुछ नहीं निकला, बस मेरा एक लेक्चर आप लोगों ने जाया किया। ठीक है जी, जाया होगा ना आज का लेक्चर। 700 ओपनिंग बन गया, फिर ये 24 ओपनिंग बन गया और ये 0 ओपनिंग। ठीक है, अब इस साल में 17 का साल शुरू हो गया जी, ये जहां पे सारी मुसीबत हुई पड़ी है, इस साल में पहले क्या हुआ है? पहले क्या हुआ है? एसेट डिस्पोज हुआ है या रीवैल्यू हुआ है? पहले डिस्पोजल है तो पहले उसी को देख लेते हैं। ठीक है, अब डिस्पोजल की जर्नल एंट्री याद है? बोलो, एक एडिशनल काम करवाया करता था मैं, किसी को याद हो? एक एडिशनल काम करवाया करता था मैं यहाँ पर, हाँ जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकलवा दिया करता था, जो कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेशन होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे रीवैल्यू हो गया तो ये 87 रीवैल्यूड अमाउंट माइनस 82.4 बुक वैल्यू कितनी बनती है? 4.5 ही बनती है ना जी, नजर आ रहा है, 3 और 4.5, 3 और 1.5, 4.5। ठीक है, आज तक ये एसेट कितना डेफिसिट हुआ है? 16 में 3 रुपए और 17 में आधा साल 1.5 रुपए, तो टोटल कितना डेफिसिट हुआ है? 4.5। ठीक है ना, अब ऐसी तरह आपको भी एंट्री रिवाइज कराता हूं, पिछली क्लास को भी करवाई थी डिस्पोजल की एंट्री याद है? ठहर जाओ, मुझे पता याद है तानू जी। यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, फिर कैश डेबिट, फिर एसेट का नाम क्या है? बिल्डिंग्स क्रेडिट। ठीक है जी, अच्छा अगर कॉस्ट मॉडल पे हो तो कॉस्ट क्रेडिट होती है और डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन डेबिट कर देते हैं हम एक्यूमुलेशन अकाउंट में से। ठीक है ना, एक मिनट, हाँ, परचेज से डेट ऑफ सेल तक। ठीक है जी, अच्छा लेकिन अगर यही रीवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा हो तो कॉस्ट की बजाय लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट हम क्रेडिट किया करते हैं एसेट अकाउंट में, पड़ी ही वही होती है। डेट ऑफ परचेज की बजाय डेट ऑफ लेटेस्ट या लास्ट रीवैल्यूएशन डेट ऑफ सेल तक की डिडक्शन, और बाकी कैश वगैरह तो वैसे ही। ठीक है, अब मुझे नहीं परवाह, इधर देखो कि कैश में क्या आना है क्या जाना है, वैसे तो डेट ऑफ वो क्या कहते हैं डिस्पोजल कॉस्ट भी गिवन थी, वो सेल प्रोसीड में से नेट करते हैं, मुझे पता है, मैं लिख भी देता हूं कैश कितना आया था भाई 85,
और डिस्पोजल कॉस्ट कितनी थी 2, लेकिन इधर देखो मैंने 83 लिखना पसंद भी नहीं किया। चलो लिख लो, थोड़ी देर लिख लो, फिर बाद में उसको हाईलाइट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपनी नोट बनाते हुए हमने कैश को कुछ नहीं करना होता, क्योंकि गेन लॉस कहीं नहीं लिखना होता। हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती हैं, हमें सिर्फ 2 चीजों से सरोकार होता है। पहली बिल्डिंग अकाउंट में से कितनी रीवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट करेंगे हम, और दूसरा अक्यूमुलेटेड डेप्शन, जो नोट के अंदर 2 चीजें होती है ना, अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से कितनी अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट करेंगे हम। बस ये 2 चीजों से सरोकार होता है, ठीक है ना। चलो अब सवाल में मैंने कहा था ये वर्किंग 2 लाजमी करना, तो आपको जर्नल एंट्री भी करवाएगी, यही आपको नोट भी बनवाएगी। जर्नल एंट्री तो आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं, मैंने तो नोट बनाना डायरेक्ट, ठीक है ना। 2 चीजें हमें चाहिए, क्या क्या, एक जाने वाली बिल्डिंग की रीवैल्यूड अमाउंट, क्योंकि एसेट अकाउंट में से उसी ने, तो जाने वाली बिल्डिंग की रीवैल्यूड अमाउंट है 87, और इस जाने वाली बिल्डिंग की डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से लेकर डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन जो क्यूमुलेटेड है वो कितनी है जी 4.8। यही 2 फिगर्स याद है, चाहिए होती थी, एंट्री भी यही लिखनी है, हमारे नोट में बस ये 2 फिगर्स जाना है। हमारी बला से कैश कितना आया, कितना गया, गेन कितना, लॉस कितना है, बहरहाल चलो अभी लिख भी लेते हैं, एंट्री भी रिवाइज हो जाए। हाँ जी, 87 क्रेडिट और 4.5 डेबिट, गेन है लॉस है, गेन है, गेन कितना है 0.5 का बड़ा गेन आ गया। अच्छा जी, ऊपर भी तो मिलियन है, बाकी वैसे भी किसी के हैं ऐसे खुश हो रहे हो जी। अच्छा बच्चों, ये एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना, ये एंट्री सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए थी। आमिर दादा यहां से लगाएं, ठीक है। ये वर्किंग से ही ये एंट्री बन जाया करती थी, आपको याद है मैं कहता था आपको कि ये 87 क्रेडिट करना है, ये 4.5 निकाल लिया करो, बाकी उन सवालों में कभी जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ही आ जाता था। आज देखो जरूरत पड़ गई, ठीक है ना, यही 3-4 साल आगे भी जा सकती थी वर्किंग। बहरहाल ये 4.5 को डेबिट कर दो, सेल प्रोसीड को डेबिट करो, लेकिन चूंकि डिस्पोजल कॉस्ट गिवन थी तो सेल प्रोसीड में से नेट करके हमने जर्नल एंट्री में यूज किया, यही सीखा हुआ है, और गेन लॉस निकल आता है। लेकिन मैंने आपको कहा था नोट बनाते हुए मुझे ना इस कैश की जरूरत है ना गेन लॉस की, नोट बनाते हुए मुझे सिर्फ ये 2 फिगर्स चाहिए, सिर्फ 2 फिगर्स चाहिए, तो ये 2 फिगर्स ही हमारे सामने मौजूद हैं, तो बस नोट बन गया। डिस्पोजल की हद तक एसेट अकाउंट में से 87, एडिशन कोई नहीं हुआ, 87 को क्या कर दो क्रेडिट, एसेट चला गया, और साथ ही अपनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी ले गया, कितनी की 4.5, ठीक है। अब जरा ध्यान से इधर देखो, एक बात समझने की कोशिश करो, ये जो एसेट की 4.5 की डेप्शन निकली है, ये डेप्रिसिएशन कहां पड़ी है, हाँ, जो इस साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इधर देखो, अगर मैं सिर्फ डिस्पोजल की बात करूं ना तो वो 1.5 इधर है। अब ये देखना जरा, बड़े ध्यान से देखना जरा, हमारी ओपनिंग के अंदर 24 की डेप्रिसिएशन में से 21 रुपए की डेप्रिसिएशन, 3 की डेप्रिसिएशन किसकी है, जाने वाले की, तो फिर बाकी 21 रिमेनिंग की है। चेक कर लो, जाने वाली बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कितनी है 16 की, 3, टोटल कितनी है 16 की 24, तो 16 की डेप्रिसिएशन जो है, ये जो 24 रुपए है, इस 24 रुपए, यही क्लोजिंग बना, यही ओपनिंग बना ना, तो बोलो ये क्लोजिंग बना, यही ओपनिंग बना ना, ठीक है। अच्छा, इस 24 की डेप्रिसिएशन में 21 रुपए की डेप्रिसिएशन है बाकी बिल्डिंग्स की, और 3 उसकी है जिसने बिकना है इस साल। यहां तक कोई मसला, आगे बढ़ो। अगले साल की डेप्रिसिएशन जो है पूरे साल की, वो एक नहीं 2 फिगर्स हैं, वो 2 फिगर्स हैं, एक वो बिल्डिंग जो बिक गई है 6 महीने की, उसकी डेप्रिसिएशन यहां से निकाली, दूसरी वो बिल्डिंग्स हैं जो चलती रही हैं, देख लो यहां से प्रूव हो रहा है, उनकी डेप्रिसिएशन कितनी है 21। स्ट्रेट लाइन जो था, सेम फार्मूला यूज हुआ ना, तो पिछले साल भी इनकी 21 आई थी, 24 में से 21 रिमेनिंग बिल्डिंग की थी और 3 बिकने वाली की। इस साल वो रिमेनिंग की तो पूरे साल की ही होनी है, 21 ही आई, लेकिन जो बिक गई है वो 3 की बजाय 1.5 रुपए की डेप्रिसिएशन। लेकिन ये टोटल डेप्रिसिएशन इस साल का ही एक्सपेंस है, ये भी 17 की डेप्रिसिएशन है, ये भी 17 की डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 17 के साल के अंदर आपकी जो डेप्रिसिएशन आ रही है वो इस तरह से बन रही है, फिर कुछ 21 रुपए और 1.5 रुपए, ठीक है। 1.5 रुपए जाने वाली बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है ना, बोलो 1.5 रुपया इस साल जाने वाली बिल्डिंग, ठीक है जी, तो सही है। अब ये कहानी असल में आपको समझ आ जानी थी तो काम हो जाना था, वो क्या, जो बिल्डिंग बिकी है उसकी 3 रुपए की डेप्शन, ये भी काले हुए जी, जो बिल्डिंग्स बिकी हैं उनकी 3 रुपए की और 1.5 रुपए की, यानी इन टोटल 4.5 रुपए की जो डेप्रिसिएशन है, 4.5 रुपए की जो डेप्रिसिएशन है वो यहां से निकल जाएगी और कहां चली जाएगी, डिस्पोजल अकाउंट में। ये बात समझ आती है, तस्वीर बना रहा हूं, ड्राइंग बना रहा हूं, ड्राइंग 1.5, तो यही देखो, ये 4.5 की डेप्रिसिएशन यहां से निकल कर गई है, नजर आ रही है नहीं, बोलो ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है। सिर्फ यही एक नुक्ता है जहां पे गलती हो सकती थी, बाकी सवाल के अंदर आपकी सुस्ती थी, गलती कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो एसेट बिक जाता है उसकी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट एसेट अकाउंट में से निकल जाती है, और उसकी सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से निकल जाती है, तो ठीक है ना। अब मैंने वैसे जरा ब्रेकअप शो किया कि ये 4.5 कैसे बना, ये जी पिछले साल 16 में 24 रुपए की डेप्शन जो हुई थी, इसमें 21 रुपए इसका पड़ा था, और इस साल जो 21 रुपए की, इस साल सॉरी 21 जमा कितना बनता है, ये 20, इस साल जो 22.5 रुपए की डेप्रिसिएशन है, इसमें भी 1.5 रुपए इस जाने वाले की डेप्शन है, बाकी 21 उन्हीं की है जो पहले से पड़े थे, तो ठीक है ना। तो ये 4.5 क्या हो गया, डिस्पोज हो गया। अब मुझे एक बात बताओ,
31 दिसंबर 17 पे जब हम एसेट को रीवैल्यू करने लगेंगे तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितनी डेप्शन पड़ी होगी जो एलिमिनेट करके हमने एसेट रीवैल्यू करना है। इधर देखो जरा ध्यान से, पूरे ध्यान से देखो जरा, ये सारी की सारी डेप्रिसिएशन आज पड़ी नहीं है। आप कहो जी ये 24 जमा 22 या 5 46 रुपए, आप कहो कि ये सारी पड़ी है। नहीं 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 नहीं, ये 4.5 31 दिसंबर 17 से पहले पहले निकल गया है, तो 46.5 टोटल था, लेकिन 4.5 निकल भी तो गया है, बाकी कितना है 42। चेक करो, होना भी वही चाहिए था। वो रिमेनिंग बिल्डिंग्स की ही डेप्रिसिएशन थी, पिछले साल 21 थी और इस साल 21 थी, टोटल 42 ही पड़ा था, तो ये 42 ही ट्रांसफर होना था। तो जो मैक्सिमम गलती हुई है ना बच्चों से, वो यही हुई है कि वो यहाँ पर 42 की बजाय कोई और फिगर ले गए होंगे। ठीक है ना, ये गलती बनती थी। बात समझ आ गया अब? ठीक है, अब 31 दिसंबर 17 पे हमने इसको क्या करना है, रिवैल्यू करना है। तो सबसे पहले ट्रांसफर करो। ट्रांसफर कितना करोगे? 42। मजबूरी है, डिस्पोजल बाद में आ रहा है, क्या करें, मैनुअली देखना पड़ा। तो 42 रुपए से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को करोगे डेबिट और एसिड को कर दोगे क्रेडिट। ठीक है, तो सही है। उसके बाद सेकंड स्टेप में सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग होती है। याद हो तो हम यूं छुपा लिया करते थे, हम कहते थे इस कॉलम को छुपा लो, बस एसिड वाले कॉलम को देखो। एसिड वाले कॉलम में 108 रुपए का क्या आ रहा है, लॉस। तो 17 के साल में 108 रुपए का लॉस आ गया। बताएं जी आंसर, यहां से देख के आंसर 463 होना भी यही चाहिए था। एसिड रीवैल्यू होकर यहीं पे आया था ना। ठीक है, हाँ इधर क्या आ गया, ईयर एंड रीवैल्यूएशन जिस साल होती है उस साल डेप्रिसिएशन का कोई बैलेंस नहीं पड़ा होता। देखो नहीं पड़ा, टोटल 46.5 था, 4.5 डिस्पोजल अकाउंट में चला गया, बाकी 42 था, वो 42 ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन के अंदर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अच्छा, और ये तो वैसे ही 0 था। अब 463 माइनस जीरो इज इक्वल टू 463। देख लो आपकी वर्किंग के साथ मैच कर रहा होगा 460। तो जिन्होंने वो फिगर सही नहीं लिखी हुई ना 42 की, उनकी ये फिगर मैच नहीं कर रही होगी बस सोल्यूशन में जिन्होंने पूरा सवाल किया था। ठीक है, फोटोग्राफर सबर कर दो। यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल स्टिल स्ट्रेट लाइन है, बोलो स्ट्रेट लाइन पूरा लिखना, स्ट्रेट लाइन पूरा लिखना, और लाइफ कितनी हुई है 29। ठीक है, सही है। कोई क्वेश्चन तो पूछो, सुनो ये नहीं मिटाऊं। अच्छा फिर इधर देखो, अब आप लोगों ने क्या करना है, इधर देखो प्लीज। 10.2 में लास्ट ईयर वाज परफॉर्म बाय मैसर नजीब कंसल्टेंट्स ऑन 31 दिसंबर 17। सिर्फ रीसेंट 17 का, सिर्फ 17 के सब नोट बनाने, ठीक है ना, पर्चे में भी ऐसे ही करना है। अच्छा 17 के सिर्फ सब नोट बना लेना। अच्छा 17 में लिखोगे लास्ट ईयर 17 31 17 पे हुई है, नजीब कंसल्टेंट ने की है, वो इंडिपेंडेंट वैल्यू लिख लोगे। 10.2 में क्या लिखोगे, 3 में क्या लिखोगे, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वुड हैव शोन इतने रुपए। ठीक है, और फिर आगे वो सब वर्किंग करनी है तो कर लो लेजर बनाने की। फिर 10.4 मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लो कैसे करोगे। 17 के साल का ये सब नोट बना रहे हो ना, तो यकम जनवरी 17 का ओपनिंग निकालना है, तो 31 दिसंबर 16 पे जाओगे। अब इस कॉलम को पकड़ लोगे, 31 दिसंबर 16 का क्लोजिंग कितना है 116। ठीक है, ये यकम जनवरी 17 का ओपनिंग बन जाएगा। ओके, अब यकम जनवरी 17 के ऊपर ट्रांसफर की मद में ये पैसे जाएंगे। ठीक है, और फिर 31 दिसंबर 17 पे एडजस्टमेंट के मद में सारा कुछ ही निकल के जीरो हो जाएगा क्योंकि लॉस आ गया। बनवाऊंगा तो दो कॉलम्स आपको गए थे, ओपनिंग अरोज ट्रांसफर या एडजस्टेड भी बोला था। ठीक है ना, और क्लोजिंग ऐसे बनाना, ट्रांसफर एडजस्टमेंट सारा कुछ ही निकल जाएगा, जीरो हो जाना एंड पर, बचा ही कुछ नहीं, कल बनवा दूंगा। और एक चीज और वो है चेंज इन एस्टीमेट। तो एक चेंज इन एस्टीमेट का सब नोट आप बनाओगे। ये 3 सब नोट होते हैं रीवैल्यूएशन के, आपको पता है, और ये अगला चेंज इन एस्टीमेट का भी आपको बनाना सिखाया हुआ, बल्कि यहाँ पर वर्किंग भी हुई पड़ी है। अगर एस्टीमेट चेंज ना तो 15.6 की डेप्शन होती, एस्टीमेट चेंज होने की वजह से हो गई 36 की, तो करंट ईयर में डेप्शन बढ़ गई, डेप्शन बढ़ गई तो प्रॉफिट कम, आगे वाला एग्जैक्ट उलट। तो याद है, ये सब नोट भी बनाना है, सारे सब नोट बना के आने। ठीक है, अब होमवर्क की तरफ तवज्जो दें, जरा सुन लें। क्वेश्चन बैंक 1 अभी उधर रखे, भाई वहीं रखे, सिर्फ सुन लेंगे बच्चे, इधर ही रखिएगा। क्वेश्चन बैंक 1 जो है वो अभी आप नहीं कर सकते हैं, रुक जाएं, मैं कल इंशाल्लाह मिड ऑफ द ईयर रिवीजन करवाऊंगा, फिर हो जाएगा क्वेश्चन बैंक 1 IAS 36 का। चलें, जिनसे हो गया अच्छी बात है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक 2, 3, 4 में कोई मसला तो नहीं आया था? अच्छा 2 में भी देख लेंगे, अब टाइम कोई नहीं है, देख लेंगे। MCQs IAS 36 के आपने कंप्लीट करने हैं, और पास पेपर 1 IAS 16 का भी अभी तक पेंडिंग है, वो भी डिस्कस नहीं हुआ। जब तक नहीं हुआ डिस्कस तब तक वो पेंडिंग है बेटा। आपने कर लिया, अच्छी बात है, मैं डिस्कस करूंगा तो ओके होगा। ठीक है, तो आपने प्लीज अहम बात, इस सारे सवाल को दोबारा करना है अगर अच्छे समझना है तो, उसके बाद सब नोट्स भी। ठीक है जी, ये करना है। और IAS 36 के 4 क्वेश्चन बैंक के सवाल में पहला छोड़ देना है, दूसरा तीसरा चौथा कर लेना है। सारे IAS 36 के MCQs करने हैं, और पास पेपर 1 IAS 16 का करना है। जिन्होंने नहीं किया वो उनको कह रहा हूं, जिन्होंने कर लिया वो तो करके आएंगे। अल्लाह हाफिज।